हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो गई है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और देखते हैं सबसे पहले किसकी गुड इवनिंग मिलती है। और साक्षी यादव नंबर 1 है। साक्षी जी गुड इवनिंग। और मानसी त्यागी भी बिल्कुल या तो नंबर 1 नंबर 2 रहती है। मानसी जी गुड इवनिंग। और अभी बच्चे क्लास ज्वाइन करने में जल्दी क्लास में आ जाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और अक्सर मैं कहता हूँ कि क्लास ज्वाइन करने में बच्चा थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि ये टाइम ये तो प्री डिनर है या डिनर का है। तो बच्चा क्योंकि पूरे दिन भूखा रहता है। और साक्षी अगर मॉर्निंग क्लास कर दीजिए प्लीज। मॉर्निंग में दिक्कत अवनी को है, अगर आप बात कर लें तो नहीं तो फायदा है, मेरी क्लास सही टाइम से हो जाएगी। तो वहां पर प्रॉब्लम अवनी की है, उसका 6:30 पर फिजिक्स का बैच चल रहा है। और उसने अभी चेंज कराया जब हमारी शाम की हो गई उसका। और फिर उसका पहले स्कूल था, तो स्कूल कम जाती हैं और फिजिक्स क्लास की वजह से दिक्कत है। चलो तो बच्चों, जैसा आप पता है कि हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें हम ये जान चुके हैं कि हमारी बॉडी का वो रेस्पॉन्स जो किसी पैथोजन के अगेंस्ट होता है, एंटीजन के अगेंस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी, दैट वी कॉल्ड इम्यूनिटी। 6:30 तक तो आप अपनी इतना अर्ली मेरे ख्याल में वो लगे रहा आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप देख लो बात करके, अगर ऐसा हो जाए तो हम 5:30 में तैयार हैं, हमें प्रॉब्लम तो जब और जल्दी उठ जाएंगे। क्योंकि अब 5:30 में उठते हैं तो हम 4:45 पे उठ जाएंगे। तो ग्रुप पे डाल के देख लो आप कि लोगों के कमेंट्स क्या व्यू मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। क्योंकि हमारा पूरा अरेंजमेंट डेमोक्रेटिक, हमारा बेस्ट डेमोक्रेटिक है। हम तो बच्चों के साथ हैं, किसी बच्चों को दिक्कत ना हो ये हम हमेशा चाहते हैं। और इसी बीच चित्राली गुप्ता की क्लास में जुड़ चुके हैं। चित्राली जी गुड इवनिंग। तो अभी मैं बात कर रहा था कि दो तरह की इम्यूनिटी है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, सभी मेंबर्स में कॉमन होती है, बर्थ टू डेथ सिमिलर रहती है, उसे हम बोलते हैं इन्नेट या इनबोर्न या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लेकिन वो इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद गेन करते हैं इन एक्सपोजर ऑफ पैथर्न गेन करते हैं या इन रेस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। और फोर रनर क्या होते हैं? फोर रनर जिससे वो पैदा हुआ है, फोर रनर मीन्स होता है उसके पूर्व जिससे वो बनी है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो माइक्रोस्पोर है, पोलर गेम है, उसका फोर रनर कौन है? फोर फादर कहते हैं पुरखे। वहां यहाँ फोर रनर वर्ड यूज होता है। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या स्पोरस टिश्यू है। तो फोर रनर का मतलब होता है जिससे उसका जन्म हुआ है, जिससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया जो आपका क्वेश्चन था। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट इज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। सभी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन वे लिम्फोसाइट जो बोन मैरो बनने के बाद वहीं पर मैच्योर हो जाते हैं, चित्राली, उनको हम बोलते हैं दीज आर कार्ड, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और जो बोन मैरो बनने के बाद मैच्योर होती जाकर कहाँ, जो मैच्योर होती हैं थाइमस ग्लैंड में, उन्हें बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, दो लिम्फोसाइट हम पढ़ चुके हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्हीं पर बेस्ड होती है। अब ये हम सब टी लिम्फोसाइट वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, रेस्पॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट प्रोटीन आर्मी बनाती हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। वो पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, दैट वर्क अगेंस्ट द पैथोजन। यहाँ पर आज हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, जो बी लिम्फोसाइट्स बनाती है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या शुरू होने जा रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो अब हेड डालेंगे, आप शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की, जिसका नाम है, बिल्कुल सही बोल रहे साक्षी कह रही, एएमआई बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब मेरा कह रहा हूं मैं एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, जो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। और ये आप सबको पता है कि एंटीबॉडी इस प्रोटीन मॉलिक्यूल, हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी इस प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। और बनाता कौन है? प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। बनाएगा कौन? प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट।
तो जो बी लिम्फोसाइट हैं, दीज इन्वॉल्व इन इम्यून रेस्पॉन्स थ्रू एंटीबॉडी। तो पहले वो बनाएंगी क्या, एंटीबॉडी बनाएंगी और फिर वो एंटीबॉडी पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगी। ठीक है मानसी, तो बी लिम्फोसाइट बनाती है और हर एंटीबॉडी का एक नाम और भी हो सकता है, जो बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, आल्सो नोन एज, इनका एक नाम और क्या है, आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, ग्लोबुलिन, और शॉर्ट लिखते हैं आईजी। तो जब इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, मानसी ये एक ही बात है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी सेम थिंग है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, और ये प्रोटीन है। इसकी स्ट्रक्चर में 4 पेप्टाइड चेन होती है, पेप्टाइड। तो एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन, फिर क्वेश्चन बन गया, एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन। ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, इनमें से 2 बड़ी होती, 2 छोटी होती। तो कुल मिला के एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन है, 2 आर लॉन्गर एंड 2 आर शॉर्ट। जो लंबी है, बड़ी है, उन्हें बोलते हैं हैवी चेन, और जो छोटी उन्हें बोलते हैं लाइट चेन। 2 चेन आर लॉन्गर, 2 चेन लंबी हैं, 2 चेन्स आर लॉन्गर, और क्या इनको कहेंगे, कॉल्ड हैवी चेन। तो जो लंबी चेन है वो हैवी चेन है, एंड 2 आर शॉर्ट, 2 छोटी हैं, 2 छोटी चेन होंगी, डायग्राम बनाएं, 2 आर शॉर्ट, कॉल्ड मानसिक कहेंगे लाइट चेन, लाइट चेन। तो बिल्कुल सिंपल बात हो गई कि एक पेप्टाइड चेन में, एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन है, 2 बड़ी 2 छोटी, बड़ी हैवी हैं, छोटी लाइट हैं। और अब जो हैवी और हैवी चेन है 2 हैं, लाइट और लाइट 2 हैं, तो हम एंटीबॉडी को H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं। एंटीबॉडी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय क्या रिप्रेजेंट करेंगे, H2L2, 2 हैवी 2 लाइट। तो मान से ध्यान रखें H2L2, यहाँ पे H2 में 2 हैवी चेन, L2 में 2 लाइट चेन। ठीक है, ये हम क्लियर हो गया हमें कि H2 और L2 की हम बात कर रहे हैं, और अवनी राणा क्लास में है, थोड़ा लेट हो गई हैं। तो अवनी जी H2 और L2 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंटीबॉडी को। अब जो 2 हैवी चेन हैं उनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यानी हैवी चेन आर लिंक्ड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ सल्फाइड बॉन्ड। बोथ हैवी चेन्स, ये बड़े वाली, बोथ हैवी चेन्स, हैवी चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा है, बाय सल्फाइड बॉन्ड्स, उनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड होंगे। अभी डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। तो H और H के बीच में क्या है, अवनी सल्फाइड बॉन्ड है। और हम ये भी जानते हैं कि लाइट और हैवी भी आपस जुड़ी होती हैं, लिंक होती हैं, उनके बीच में भी सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो हैवी हैवी भी सल्फाइड बॉन्ड है ही, एंड लाइट एंड हैवी चेन्स, light and heavy chains also linked by सल्फाइड बॉन्ड्स। तो कुल मिला के सल्फाइड बॉन्ड ही होंगे, सल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो सल्फाइड बॉन्ड्स ही होते हैं। सर नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए, चलिए फिर तो कोई बात नहीं है अवनी जी, फिर तो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत पार्ट छूट गया 10 मिनट बाद आपको क्लास अवेलेबल हो जाती है। दिस ऐप इज वेरी क्विक, और बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करके क्लास हमें रिकॉर्ड करके मिल जाती है। और इस क्लास को हम यूट्यूब पे चैनल पे ट्रांसफर करते हैं, तो वहां भी आप बाय चांस देख सकते हैं।
हालांकि आपके पास तो ऐप में ही है, लेकिन दोनों में वही क्लास है, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है। तो चलिए, अब एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या लाइट और लाइट चेन के बीच में भी कोई बॉन्ड होता है? तो दोनों लाइट चेन आपस में कहीं लिंक होती ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको याद है नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देर इज नो लिंकेज बिटवीन लाइट एंड लाइट चेन। और जो हैवी चेन है, दीज आर अरेन्ज्ड इन वाई शेप्ड फोर्क। जैसे वाई बना तो वाई, तो वाई शेप फोर्क की फॉर्म अरेंज होते हैं। आपको वाई शेप फोर्क आपने पढ़ा है ये एप्लीकेशन में, कि वाई शेप फोर्क बस दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं तो वाई शेप में कन्वर्ट बिल्कुल ऐसे होता है। तो हैवी चेन्स आर अरेंज्ड इन वाई शेप फोर्क। हैवी चेन्स दो हैं, आप पढ़ रहे हो, हैवी चेन्स आर अरेंज्ड और अजय अरेंज्ड इन वाई शेप। कैपिटल वाई जो बनाते हैं वाई शेप फोर्क। तो इस फोर्क वाई शेप में अरेंजमेंट होता है। डायग्राम बना रहा हूं तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। चार पेप्टाइड चेन कैसे अरेंज है वो ऊपर चल जाएगा, और बड़े वाले को हैवी, छोटे वाले लाइट कहेंगे। और ये डायग्राम आपके सामने बनने जा रहा है। यहाँ पर नीट में लेबलिंग करने के लिए आ सकता है और बोर्ड में ये बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि लेसन सब्जेक्ट वाले पार्ट में है, सेकंड टर्म में है। तो आप नोट कर लिया होगा, मैंने फटाफट मिटा दिया है, मुझे पता नहीं कि आपने नोट किया नहीं किया। और आपकी प्रिंटिंग प्रेस काफी तेज है, अक्सर आप मेरे साथ साथ ही आप देते हो। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। और मैंने पहले कहा कि इसमें दो हैवी चेन है और वाई शेप फोर्क में अरेंज होती है, और ये बन गई हैवी चेन। और इसे और ये लीजिए, बिल्कुल बन गई हैवी चेन। एक ये हैवी है और दूसरी ये हैवी है। और आप ये पता कि इनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड होंगे। तो दैट इज हैवी चेन। हैवी चेन और अवनी, सल्फाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, आप भी बनाओगे, बन गए सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, नंबर का ध्यान देना, आप काफी बना सकते हो। फिर सल्फाइड बॉन्ड बन गए, तो दो के बीच में क्या है? सल्फाइड बॉन्ड है, और ये बड़ी वाली चेन है। ठीक है, और अब जो हैवी चेन का फर्स्ट आर्म है उसके साथ स्मॉल आर्म प्रेजेंट होती है। दिस वन स्मॉल आर्म, यानी स्मॉल चेन है, छोटी चेन है, जो लाइट चेन बोलेंगे, ये बन। ये पूरे के पैरेलल नहीं है, केवल उसके एक आर्म के पैरेलल है। ऐसे इधर बनाऊंगा मैं, और मैं थोड़ा सा ये करता कि आप भी ध्यान रखें, यहाँ पर हमें बनानी है एंटीजन बाइंडिंग साइट। डायग्राम काफी आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, और आप इसे फटाफट छाप दोगे एग्जाम में अगर आता है तो। और अब लाइट और हैवी के बीच में क्या बनाएंगे? सल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो ये लाइट चेन है, साक्षी क्या लाइट चेन, और इनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड होगा। होगा नहीं, होंगे सल्फाइड बॉन्ड। और हम पहले कह चुके, लाइट और लाइट आपस में कहीं कनेक्ट नहीं, लिंक नहीं होती। लो, तो अब ये चारों चेन बन गई हैं, दो लाइट बन गई, दो हैवी बन गई, H2L2 की स्ट्रक्चर पूरी हो गई। लेबलिंग एक बची हुई, इसको बोलते हैं हम, ये वाली साइड एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां पर एंटीजन बाइंड होगा, बाइंडिंग साइट। तो इस साइट से एंटीजन बाइंड हो जाता है, और फिर एंटीबॉडी उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर देती है और उसे इनएक्टिव कर देती है। तो जो पैथोजन भी हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई पॉइजन भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है जो हमारी बॉडी का नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है।
तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। और अब इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो तीन चार लेबलिंग है और वाई बना के आप टाप दोगे और स्ट्रक्चर दिया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी ऑफ एंटीबॉडी। और मैं लिखा आईजीजी, थोड़ी देर क्लियर करूंगा, और इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो चाहे हम एंटीबॉडी कहें चाहे हम बोले इम्यूनोग्लोबुलिन, तो मानसिक मतलब तो एक ही है। ये डायग्राम एक बार और समझा दीजिए साक्षी। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें 4 पेप्टाइड चेन है, 1 2, ये बड़ी है, यहां से लेके यहां तक है, इन्हें बोलते हैं हैवी चेन। हैवी चेन की जो फर्स्ट आर्म है उसके साथ एक और चेन लगी छोटी, ये वाली यहां से, इसे बोलते हैं लाइट चेन। एक लाइट दूसरी लाइट, तो कुल मिला के 4 चेन होगी, 2 बड़ी 2 छोटी। बड़ी को बोलते हैं हैवी चेन H2, छोटी को लाइट चेन L2। तो ये हो गया H2L2 स्ट्रक्चर। और फिर क्या है, हैवी और हैवी बीच सल्फाइड बॉन्ड लगे हुए हैं, लाइट और हैवी बीच सल्फाइड बॉन्ड लगे हुए हैं, और लाइट कहीं जुड़ती नहीं है। अब जो मैं लिखा एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वो साइट है जहां पर एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करती है और फिर उसे इनएक्टिव या न्यूट्रलाइज कर देती है, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर देती है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट में हैवी और लाइट दोनों चेन पार्टिसिपेट करती हैं। जहां पर एंटीजन बाइंड होगा उसमें लाइट और हैवी चेन दोनों इन्वॉल्व होंगी। तो आप बताओ साक्षी कि क्या अभी भी कुछ पूछना है इसमें, कुछ में फिर एक्सप्लेन करना है या क्लियर है? H2L2 याद रखें, 2 हैवी बड़े वाली, 2 लाइट छोटे वाली, और सल्फाइड बॉन्ड, और बस एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और तो कुछ है नहीं इसमें। और इसी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आपका छापा खाना पूरा हो गया हो तो जाकर मिटा के हम आगे थ्योरी पूरा करेंगे, थ्योरी पूरी करेंगे। तो डन, तो बच्चे डन कर रहे हैं, और डन हो गया तो हम अब आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी डायग्राम मिटा रहा हूं मैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंटीबॉडी हैज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीबॉडी हैज एंटीजन बाइंडिंग साइट। साइट्स हैं, एक साइड में साइट्स, और यहीं पर वो एंटीजन को साथ बाइंड करती है। जैसे चिमटे कोई चीज पकड़ते ना, ऐसे बाइंड कर लेती है, और फिर उसमें स्ट्रक्चर चेंज करके उसकी जो पैथोजेनिसिटी से खत्म कर देती है। साइट्स, दिस साइट इज फॉर्म्ड, लाइट और हैवी दोनों, साइट इज फॉर्म्ड बाय बोथ हैवी एंड लाइट चेन। दोनों यूज हो रही है, हैवी एंड लाइट चेन। तो हैवी और लाइट दोनों चेन मिलके क्या करेंगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाएंगी। और जब वो बाइंड हो जाएगा तो त्यागी फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एंटीबॉडी उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर देगी आफ्टर बाइंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर बाइंडिंग एंटीबॉडी मेक्स, क्या करेगी, एंटीबॉडी मेक्स स्ट्रक्चर चेंज to neutralize effect of एंटीजन। जो एंटीजन है जो बाहर से हमारी बॉडी में आया है, जो कोई पैथोजन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो पॉइजन की फॉर्म में हो, जो हमारी बॉडी का ना हो, उसको डेस्ट्रॉय इनएक्टिव करके किया जाता है। तो ये पूरी फंक्शन जो है, काम जो है एंटीबॉडी का है, और एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट बना रही हैं, और एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे बोलते हैं एएमआई या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। हम बात करेंगे एआई एएमआई या ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
तो अब बताइए इस पूरी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है, मतलब कोई आपको कंफ्यूजन है, या इसके आगे चलें? अगर कंफ्यूजन है तो हम फिर रिकैप करेंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखते क्या रेस्पॉन्स मिलता है, उसका कोडिंग हमारा काम होगा। स्ट्रक्चर के बाद चेंजिंग, स्ट्रक्चर के बाद चेंजिंग आएगा, कोज स्ट्रक्चर चेंज, हाँ स्ट्रक्चर चेंज टू न्यूट्रलाइज, चेंज टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एंटीजन। बिल्कुल सही है, आपने सही पकड़ा है। हम चेंज को उठा गए थे और आप निकलवा दी चेंज को। तो मानसी कैरी क्लियर है, और अवनी आप बताएं, आप बताएं, और साक्षी भी क्लियर बोल रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बड़ा पॉइंट, जो एंटीबॉडीज हैं, दीज आर स्पेसिफिक फॉर एवरी एंटीजन। हर एंटीजन के लिए अलग एंटीबॉडी बनती है। तो न्यूरस टाइप की हो जाएंगी, कोरोना के लिए अलग बनेगी, टाइफाइड के लिए अलग, बैक्टीरियल अलग बनेगी, कॉमन कोल्ड अलग बनेगी, सबके अलग होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? अब डायग्राम मिटा देते हैं, इसके जनरल पॉइंट की बात करेंगे। जनरल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। फॉर ईच पैथो एंटीजन, फॉर ईच एंटीजन स्पेसिफिक, खास उसी के लिए स्पेसिफिक antibodies are produced, specific antibodies are produced। तो सबके अलग हैं, तो बहुत चित्राली तो बहुत सारे टाइप के बन जाएंगे। जो भी पैथोजन है, जो भी हमारी बॉडी बाहर जाता है, वो सबके लिए अलग एंटीबॉडी बनती है। फिर भी हमने इन एंटीबॉडीज को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है तो न्यूमरस, हर के लिए अलग है, और फिर भी हमने उनको क्लासिफिकेशन किया है, और उसके बेस पर 5 कैटेगरी बनाई है। all these antibodies are classified in 5 categories, are classified in 5 categories। अब वो क्या है? IgG, एक तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो बच्चों, ये 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं, और इनमें सबसे कॉमन है IgG, मोस्ट कॉमन। हम डायग्राम भी इसका बनाया था, ढालक डायग्राम लगभग सबका एक जैसा होता है, पर 100% एक जैसा नहीं होता। तो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी कौन सी है? तो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी IgG है। आप देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज आर IgG। मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी आर IgG। सर नंबर लगभग 80% तक यही होती है। चित्राली जितनी एंटीबॉडीज हैं उसका 80% तक IgG होती है। और जब हमारा डेवलपमेंट होता है, यूट्रस में होते हैं, तो केवल यही वो एंटीबॉडी हैं जो मदर से प्लेसेंटा पार करके फीटस में ट्रांसफर होती हैं। और कोई एंटीबॉडी मदर के ब्लड से फीटस में नहीं ट्रांसफर हो सकती, केवल IgG प्लेसेंटा पार कर सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन गया। These are the only antibodies। तो साक्षी क्या करें? These are only antibodies which can across, पार करना, which can across placenta, across placenta, placenta पार कर लेंगे, and transfer from mother
टू फीटस, फ्रॉम मदर टू फीटस। तो उम्मीद है मदर टू फीटस हमें क्लियर हो गया कि केवल अर्ली स्टेज में हमारी खुद की एंटीबॉडी बाद में बनती हैं और मदर की अवनी पहले मिल जाती है। फर्स्ट लाइन में एंड के बाद क्या लिखा है, एंटीबॉडीज और ईच एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर यूज्ड, ऑल दीज एंटीबॉडीज आर क्लासिफाइड कैटेगरीज। तो यहाँ कहाँ पे एंड आ गया, तो मुझे लग रहा है कि आपने पहले लिखा होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो फर्स्ट लाइन आर प्रोड्यूस, तो इसमें तो एंड नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो पहले लिखा हुआ था उसके लिए पूछ दिया आपने, तो आप नहीं सर, वो दूर से देख के वो एंड ही लग रहा है। अभी हो गया क्लियर? आपको क्या लिखा था? यस सर, वो क्लियर हो गया। वो बॉडीज पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वो सिर्फ ऐसे लग रहा है ए एंड डी एंड लिख रखा है। राइट, चलिए, तो अपनी का डाउट ठीक हो गया है और अच्छी बात है कि अपनी बोल के अपनी बात कह रही हैं और ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात बोल जल्दी काम निमट जाता है, टाइम नहीं लगता। चलो, तो अब हम और बात कर रहे हैं, मानसी त्यागी जी और बात कर रहे हैं। अब जो मदर का मिल्क है, दूध हम पीते हैं, उसमें भी एंटीबॉडीज होती हैं जिनका नाम है आईजीए। कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए। तो मदर के मिल्क के थ्रू हमें आईजीए एंटीबॉडी मिलती है। इसे मदर के मिल्क की तुलना अमृत से की गई है, क्योंकि वो हमारा न्यूट्रिशन देती है और इम्यूनिटी डेवलप करती है। चलिए, तो वी गेट एंटीबॉडी ए, वी गेट आईजीए by through mother's milk, through mother milk। ठीक है, तो मदर मिल्क जो होता है उसमें आईजी एंटीबॉडी होती है, और आपको याद है हमने पढ़ा थर्ड इसमें कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ आईजीए एंटीबॉडी। इसलिए वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेबी ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल काफ हो, गाय भैंस का बच्चा हो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे उसे आईजी एंटीबॉडी मिलेंगी और उसका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा। बीमारी से बचाने में उसका बड़ा रोल है। तो अब मैंने देखा है गांव देहात में जो गाय का जब काफ होता है, तो उसका पहले 2-3 दिन जो मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और लोग उसको बॉयल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में खाते हैं पीते हैं, तो उससे उनको भी ज्यादा एंटीबॉडी मिल जाती है। तो बाद में जब फ्रेश मिल्क बनेगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट तो होगी, पर इन कंपेरिजन कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट मिल्क के मुकाबले वो कम होंगे। तो आईजी को मतलब कोलेस्ट्रॉल है रिच नंबर, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, है वहां पे पढ़ चुके हैं। रिच नंबर ऑफ आईजीए एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करती हैं, इनके टेस्टिंग से हमें बीमारी को डायग्नोज करने में भी हेल्प मिलती है। वो कैसे? अवनी, अगर आप डॉक्टर बनने के बाद आपके पास पेशेंट आता है, तो कहते डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या होता है, कभी कुछ हो जाता है, बेचैन रहता हूँ, दूर पे जाऊँ तो बेचैनी, यहाँ घर में तो बेचैनी। तो आप उसकी एंटीबॉडी चेक कराओगे, आईजीई अगर आईजीई बढ़ी हुई आती है तो ही सफरिंग फ्रॉम एलर्जी। इन केस ऑफ एलर्जी नंबर ऑफ आईजी एंटीबॉडी बढ़ जाता है, क्योंकि अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जी। जो लोग अस्थमेटिक होते हैं, जिनको अस्थमा रहता है, दे हैव मोर हाई नंबर ऑफ आईजी एंटीबॉडीज। लिख देता हूँ, और ये जब एलर्जी आएगी वहां भी इस पॉइंट को बात करें, पर वही लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। बता मैंने दिया आपको कि आईजी एंटीबॉडी किस केस में बढ़ जाएंगे, इन केस ऑफ एलर्जी, क्योंकि ये हमें एलर्जी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर थोड़ी स्पीड हमने बढ़ाई हुई है, रीजन क्या है? अभी कोई ऐसा पार्ट नहीं आ रहा है जिसमें हमें बहुत ज्यादा आपको समझाने जरूरत पड़े। बेसिक पार्ट चल रहे हैं, और फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ। साक्षी, जो अगर हम अपनी बात करें, 7th मंथ में मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और कोलोस्ट्रम मिल्क की स्टोर्ड फॉर्म है, ये फ्रेश मिल्क नहीं होता। जो प्रेगनेंसी लास्ट फेज में बन के मेमोरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल है। 2-3 दिन यही मिल्क कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, उसके बाद फिर
फ्रेश मिल्क बनने लगता है, तो वो नंबर घट जाएगा। एंटीबॉडी होंगी आईजी है लेकिन नंबर कम होगा। तो अब और बात करते हैं, एंटीबॉडी की बात हो गई, तो ये तो हमें क्लियर हो गया एंटीबॉडी क्या करेंगे, आईजी आईजी सब जान गए। और हम ये भी बात करें तो जो एंटीबॉडीज हैं ये ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के साथ सर्कुलेट होती रहती हैं। तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, बॉडीज सर्कुलेट थ्रू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, थ्रू ब्लड प्लाज्मा। तो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज होती है। और हम ये भी जानते हैं, अभी आपने पीछे, ऐसा में से कोई नहीं है जो कोरोना से परफेक्टली फैमिलियर ना हो, उसके की बात को ना जानता हो। पीछे जब लोग फंस रहे थे कोरोना से, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ था कि जी उसको, जो इंसान रिकवर हो गया है, ठीक हो कोरोना से, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनी बनी है, पक्का है, और ये एंटीबॉडी लगभग 3 महीने तक रहती है, तो हम उसको तो ठीक हो गया। अब उसका ब्लड प्लाज्मा हम अगर किसी ऐसे इंसान को ट्रांसफर सफरिंग कर रहा है, जो इस टाइम सफर कर रहा है कोरोना से, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी एंटीबॉडी और बाहर दूसरी एंटीबॉडी से मिल रही है, तो ये एंटीबॉडी कोरोना को रिकवर कर देती है। इसलिए ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पे बहुत कराया गया है और वो लेन देन किया गया है। तो किसी लिए जाएगा जो सफर कर चुका है, जो अभी मान किसी को इंसान को कोरोना ठीक हो गया, उसके नेगेटिव आ गया, लेकिन एंटीबॉडी मौजूद है, वो एंटीबॉडी उसके काम आएंगे नहीं, हम उसके ब्लड को दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, ब्लड प्लाज्मा को। पर्पज क्या है, तो ट्रांसफर एंटीबॉडी, पर्पज है उसका एंटीबॉडी ट्रांसफर करना। क्लियर है? अब ये एंटीबॉडी का, अब हम बात करेंगे सीएमआई और एएमआई। सीएमआई और एएमआई की बात करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे, और बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी उसकी हम बात लिखेंगे, सीएमआई एंड एएमआई। हमने कल ये कहा था कि हम आज पढ़ेंगे सीएमआई और एएमआई। तो मैं इसको डिफरेंस की फॉर्म लिखूं, डिफरेंस की फॉर्म में, ताकि आपको कंट्रास्टिंग फॉर्म में ये क्लियर हो जाए, कंट्रास्टिंग फॉर्म में, इट विल क्लियर इन कंट्रास्टिंग फॉर्म। तो मैं एक सेकंड एक फोन सुन रहा हूं और आपको एक मिनट इंटरफियर होगा। हेलो, चलिए कॉल कट गई है, कोई बात नहीं, और अब हम आगे वापस अपनी बात कर रहे हैं। तो मानसी सीएमआई और एएमआई, सीएमआई और एएमआई, इनको एक्सटेंडेड फॉर्म का आप जानते हो, पर फिर भी लिखूंगा मैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट पर बेस्ड है, यहाँ पर सेल बनता टी लिम्फोसाइट है, अभी लिखेंगे हम, वो इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट पर बेस्ड होती है उससे गवर्न होती है, वो सीएमआई है, और जो एंटीबॉडी से गवर्न होती है वो एएमआई है। इसका पूर्ण नाम क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसका एक नाम और है, इसको हम ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड ह्यूमन, तो ह्यूमरल, ये नाम इसका और है, आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, ह्यूमरल 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 इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यूनिटी। इसका एक नाम और हो गया, एएमआई का एक नाम और हो गया, और नाम क्या है, वो है ह्यूमरल रेस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो हमारे सीएमआई है, इट इज बेस्ड ऑन टी लिम्फोसाइट, बेस्ड ऑन टी लिम्फोसाइट्स साइट्स।
यहाँ लिम्फोसाइट जो भी कुछ करेंगे, जैसे आप टीसी सेल पढ़ा है, टी हेल्पर सेल पढ़ा, टीएसटी मेमोरी सेल पढ़ा है, वो सब सीएमआई का पार्ट। और यहाँ पे क्या लिखे बेस्ड ऑन बी लिम्फोसाइट्स। और ये आपको सबको पता है कि लिम्फोसाइट कोई भी हो बनती बोन मैरो में है, लेकिन वो लिम्फोसाइट जो मैच्योर हो जाती हैं, कहाँ पर, जो मैच्योर हो जाती हैं इसमें बोन मैरो, वो भी लिम्फोसाइट है, और जो मैच्योर होती जाकर कहाँ पर, थाइमस ग्लैंड में, वो लिम्फोसाइट। अब यानी ये तो इनेट इम्यूनिटी पर बेस्ड है, तो सीएमआई इज द इनेट इम्यूनिटी। इनेट नहीं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सीएमआई इनेट इम्यूनिटी है? नहीं है, क्योंकि सेल बाद में बनी। इनेट इम्यूनिटी तो डिपेंड किस पे करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द बैरियर्स। ठीक है, तो मैं उसे लिंक नहीं कर सकता क्योंकि वो बैरियर पर डिपेंड है, और ये बर्थ के बाद हम गेन कर रहे हैं। अब लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो सीएमआई है वो सभी लोगों में लगभग सेम होती है, इसमें वेरिएशन नहीं होती, ना के बराबर वेरिएशन है, हम सब में सेम काम करती है। तो अब हम क्या लिखेंगे? सीएमआई सीएमआई इज सीएमआई almost common in all person। ये लगभग सब में कॉमन है, लगभग एक जैसी है, लेकिन जो एएमआई है, एंटीबॉडी कम ज्यादा बनने वाली है, बट न्यूज में बता रहे थे कि ब्लड प्लाज्मा सेफ नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी तो इसमें है, एंटीबॉडी तो है, और बाद में इसको प्रोटोकॉल हटा भी दिया गया था कि बाद में जो WHO उसने कहा नहीं, ब्लड प्लाज्मा का रोल नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी तो होती है। देखो ये पॉजिटिव हुआ है, लेकिन हम या तो एंटीबॉडी आइसोलेट करके तो फायदा है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में और भी उसके ब्लड के कंपोनेंट्स होंगे जो दूसरे पर्सन के लिए एंटीजेनिक हो सकते हैं, उसको नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए सेफ नहीं माना गया। पर हाँ, एंटीबॉडी 100% है, रही होंगी, और उनसे एंटीबॉडी अगर हम आइसोलेट करके देते तो ज्यादा सुरक्षित होता। तो मुझे नहीं पता इसके मेडिकल ग्राउंड पे इसका और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पर जो हमारे लेवल बात है, हम कह रहे हैं कि उसमें एंटीबॉडी थी और उसको सेफ नहीं माना गया, क्योंकि ब्लड के और कंटेंट भी ट्रांसफर हो रहे थे। अब और बात करते हैं, तो ये लगभग सब में सेम होती है। तो अब और दिस इम्यूनिटी डिफर, दिस इम्यूनिटी एंड एएमआई, दिस इम्यूनिटी ये क्या होती है? हैज डिफरेंसेस पर्सन टू पर्सन। इसमें अंतर हो सकता है पर्सन। और जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जैसे किसी को हार्ट डोनेट कर दिया, यानी कोई डाइंग पर्सन ने अपना हार्ट डोनेट किया होता, तो उसका हार्ट हम ट्रांसफर कर देंगे, किडनी ट्रांसफर करेंगे, आई ट्रांसफर करेंगे, तो उसको रिजेक्ट करने का जो काम है वो सीएमआई का है। तो सीएमआई रिजेक्ट द ग्राफ्ट, जो ग्राफ्ट है, टिश्यू है, जो ऑर्गन हम दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो व्हेन ऑर्गन लाइक when organ like हार्ट, हम हार्ट भी ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, एक ही दूसरे दे सकते हैं, आई का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, हालांकि कॉर्निया को दिक्कत नहीं है, कुछ ब्लड नहीं होता, और लीवर भी ट्रांसफर करते हैं, लीवर, लंग्स भी करते हैं, एक्सेट्रा। आर ट्रांसप्लांटेड rejected by
CMI रिजेक्टेड बाय CMI। तो जो CMI है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में इंटरफेयर करती है, उसका अगेंस्ट काम करती है। उसका काम ये पहचान के उसका अगेंस्ट रेस्पॉन्स देना। हालांकि जो हमारा AMI है, इट हैज लिटिल रोल, उसका रोल कम होता है, वो इतना रोल प्ले नहीं करती इसका अगेंस्ट। तो हम लिखते हैं हैज लिटिल रोल इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट मतलब ऑर्गन। अभी शायद साक्षी ने पूछा था, ग्रुप पे डाला था क्वेश्चन, ग्राफ्ट मतलब टिश्यू होता है, ऑर्गन जो हम कर रहे हैं। और रिजेक्ट मतलब से एक्सेप्ट ना करने देना, क्योंकि आप पता है कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ अपने और पराये के भेदभाव करके काम करती है। अपना आ जाए और पराया मारो। तो वैसे अच्छी बात है। और कई बार जब हमें जरूरत होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बॉडी को नहीं पता कि भाई मुझे फायदा और नुकसान होना है, उसको पता है कि मुझे मारना है, जो बाहर की चीज है, बाहर का ऑर्गन है, टिश्यू है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये रिजेक्शन की बात हो गई, CMI की बात हो गई। और हम भी जानते हैं इसके लिए अगर हम आपको क्या करना है, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो फिर हमें जो इम्यूनोसप्रेसर ड्रग है उसको यूज करना होगा। Immunosuppressor drugs are used to prevent the graft rejection। तो जिस टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस पर्सन का इम्यूनोसप्रेशन किया जाता है, तो उसको साइक्लोस्पोरिन या और जो रिजेक्टेड मेडिसिन है जो इम्यूनोसप्रेशन करती है वो दी जाती है। कोर्टिसोल की हाई डोज दी जाती है, स्टेरॉइड है, ये भी इम्यूनोसप्रेसर है। और इसी बीच लेकिन उस इंसान को बहुत ही केयर के साथ रखा जाता है, क्योंकि इस बीच अगर उसकी बॉडी में पैथोजन बाहर से आ जाए तो बॉडी रेस्पॉन्स पर इम्यून कम हो रहा है, तो वो दूसरी बीमारी हो जाएंगी। तो ही इज केप्ट इन आइसोलेशन विद कंप्लीट हाइजेनिक कंडीशंस। जिसमें से मिलने दिया जाए किसी से, उसके इवन खाना भी बॉइलिंग फॉर्म दिया जाता है, वाटर बॉइलिंग फॉर्म दिया जाता है, तो खाने और उसके साथ बैक्टीरिया या कोई पैथोजन ट्रांसफर हो सकता है। तो बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि CMI और MI क्या है, किस पर बेस्ड है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, है ना। इसको वो यहाँ पर एक पार्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और जब कोई ऑर्गन वीक हो जाता है या परफेक्टली काम नहीं करता तो कुछ ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और मैंने लिखा कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लीवर है, लंग्स है, आईज है, हार्ट है, किडनी है। किडनी तो बहुत कॉमन होती है। हालांकि 1954 में पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुई थी, और आपको ये आपके हर सिटी में, बड़े सिटी में सब जगह हो रही है। तो अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? अब बात हम कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो AMI CMI के बाद बात होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। ट्रांसप्लांटेशन when natural organ of a person, when natural organ नेचुरल होता है, वैसे नेचुरल ऑर्गन ऑफ पर्सन फेल टू वर्क, तो काम नहीं कर रहा है, द ओनली ऑप्शन इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हम उसे ट्रांसप्लांट कर दें तो मानसी हम क्या करेंगे? द ओनली ऑप्शन देन, ओनली ऑप्शन is organ transplantation। इसमें क्या करेंगे? जो हेल्दी पर्सन है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका ऑर्गन लेंगे और वो दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, दूसरे इंसान को देंगे,
तो उस जान बचाया जा सकती है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं, माने किडनी दोनों फेल हो जाए तो क्या करेंगे। हालांकि एक किडनी पर इंसान नॉर्मल लाइफ लीड कर लेता है, थोड़ा एनलार्ज तो हो जाएगी पर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हार्ट तो सिंगल है वो काम करना बंद कर दे, मतलब वीक हो जाए, और तो फिर हम ऐसे डोनर का जो डाइंग कंडीशन में है और उसका हार्ट हेल्दी है वो ट्रांसप्लांट कर दें। ऐसे लंग्स भी हम उसी कंडीशन में ट्रांसप्लांट करेंगे जब किसी डाइंग पर्सन की, या तो लिविंग का करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक किडनी तो लाइफ फॉर्म दी जा सकती है, 2 किडनी आई भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि 2 आंखें हैं। लेकिन जो सिंगल ऑर्गन है वो तो लिविंग स्टेज में, लाइफ स्टेज में पर्सन कैसे देगा, नहीं देगा। पर हाँ अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पूरी को डोनेट करते हैं कि जैसे मेरी डेथ हो मेरे ऑर्गन जो भी काम आ सकते वो ले लिए जाए। तो कॉमन ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। लीवर, हार्ट, किडनी, अब लिखा मैंने पहले भी किडनी, लंग्स एंड आईज आर कॉमन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। इनका ट्रांसप्लांट कॉमन है, होता है। प्लांटेड ऑर्गन, तो अभी तो हम ह्यूमन के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, एक इंसान दूसरे देते हैं, लेकिन हम दूसरे सोर्स से भी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमेट्स हैं, मंकी है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम इनका ऑर्गन भी ह्यूमन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उनकी फिजियोलॉजी वेरी क्लोज टू ह्यूमन, काफी क्लोज है, तो इसको वर्क चल रहा है। तो देर सवेर हम प्राइमेट्स का ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कर पाएंगे। रिसर्च आर गोइंग ऑन, रिसर्च आर गोइंग ऑन टू ट्रांसप्लांट organs of primates in human. Primates in human, या ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर दें। और हार्ट वॉल को हमने ट्रांसप्लांट किया भी है, हमने एक मैमल की हार्ट वॉल इंसान में ट्रांसप्लांट किया और सक्सेसफुली पे काम किया। तो इस पर भी संभावना है, क्योंकि अभी तो ऑर्गन मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑर्गन डोनेट करना ये बहुत मुश्किल काम है। और डोनर, अब जो हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रूल्स हैं वो भी काफी टाइट हैं। पहले लोग गड़बड़ करते थे, वो गरीब लोगों को लालच देकर ये करके ट्रांसप्लांट करा देते थे, और अब क्लोज फैमिली मेंबर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनेट कर सकते हैं, ये रूल है। और अब हम और बात करें, अब देखिए जो ट्रांसप्लांटेशन है, अब मैं लिखूंगा, लिखो बार बार जान चुके आप, ग्राफ्ट और ऑर्गन इज रिजेक्टेड बाय CMI, रिजेक्टेड बाय CMI, वो उसके अगेंस्ट काम करती है। इसलिए ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स आर गिवन, जैसे साइक्लोस्पोरिन है। सो ड्यूरिंग organ transplantation, immunosuppressor drugs are given, दवाई देने पर ड्रग्स आर गिवन एज साइक्लोस्पोरिन, स्पोरिन। बच्चों ये इम्यूनोसप्रेसर ड्रग है, हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां इसका नाम आएगा, और जिस फंगस से मिलते उसको लिखेंगे। एंड कोर्टिसोल, ये आपको पता है कोर्टिसोल जो है ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये हमारी जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है उसका कोर्टेक्स पार्ट बनाता है, और इसकी हाई डोज जो है वो सप्रेशन का काम करती है। तो हमें क्लियर हो गया है कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसर ड्रग रिक्वायर्ड होगी। अभी हम ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद हम
जो हम दूसरे प्राइमेट्स एनिमल उनकी ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, क्योंकि जो दूसरे का ऑर्गेनिक बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बेस पर डिफ्रेंशिएट करके नॉन सेल्फ के अगेंस्ट अपना इम्यून रेस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट बात हो गई। मैंने पहले कहा किडनी सबसे पहले ट्रांसप्लांट हुई थी 1954 में, फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, और अब तो काफी ऑर्गन स्टीम ग्राफ्टिंग होता है, बहुत कॉमन है। जैसे आप प्लास्टिक सर्जरी के तो स्टीम ग्राफ्टिंग ही है, और जो मैं लिखे उसमें सब ट्रांसप्लांट सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट कॉर्निया का है, आंख का है, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। और 1911 में सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया जाने वाला ऑर्गन कॉर्निया का आई। तो बच्चों आज यही क्लास को रोकेंगे, और कल हम जानेंगे एक्टिव पैसिविटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और एलर्जी की बात करेंगे। और फिर जो इस लेसन में बाकी कंटेंट बच रहा है 2-3 दिन में उसको पूरा कर देंगे। और उम्मीद है कि आप रोज का रोज पढ़ते भी होंगे, नोट्स आप बनाए रहे हो, और अपना लिखा बहुत जल्दी याद होता है। और मैं भी एक एक सेंटेंस लिखता हूँ। ऑनलाइन में अगर हम केवल बोलते रहेंगे तो फिर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आपका लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब बच्चा इस मिटा तो उससे पहले आपके तो डन हो चुका है। तो ये आपकी सिंसियरिटी की देन है, आप सिंसियरिटी क्लास ले रहे हो। चलिए, तो आज यहीं तक, एंड सी यू टुमारो एट 8 PM with remaining topics of this lesson.